अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने फेरी टेल नावल की 10 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। तुम चाह रहे हो ना मेरे साथ? सदफी कमरे से निकलते ही अदन को देखकर बेसाख्ता पूछा। वो रात दरसिला के पास रुकी थी। किसे डर लग रहा था, इसलिए कल से इसकी मुलाकात अदन से अभी हुई थी। क्यों, क्या सीओ मैं हूँ? अदन टिक्का सा जवाब देता आगे बढ़ गया। इससे क्या हुआ? क्या ये मुझसे जर है? सदफी ने मर्सिया को देखकर बेयकीनी से पूछा। चाचू, ये क्या आपसे तो पूरी दुनिया भी डर रही है। खैर ये ले, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है कंपनी के मुतालिक, इस पर गाड़ी में बैठकर नजर डाल लीजिएगा। मर्सिया ने कहते से एक फाइल थमाई थी। ओके, इसके हाथ से फाइलें थी। वो नीचे उतरी जहाँ नीचे बसे बासियों ने इसे हसाना नजरों से देखा। इन्हें कतई नजरअंदाज करती वो बैर की जाने बढ़ गई, जहाँ लंबी सी गाड़ी की कतार नए सीओ का इंतजार कर रही थी। कहाँ है असगर पाशा? डार्क ब्लू सूट में बालों को जैसे सेट किया वो सीधा टू केयर एयरपोर्ट से ब्यूटी सिटी के एयरपोर्ट पर उतरा था नहीं, और वहां से असगर पाशा के अड्डे पर आया था। इसके त्यौहार काफी जरहाना थे। बशार तक की खैरियत? क्या खैरियत? वो पेपर्स कहाँ हैं जो मैंने दरसिला के बदले सिग्नेचर करवाने के लिए दिए थे? मगर मैंने सुना है दरसिला मासूमिया पहुंच चुकी है, तो फिर दस्तखत किए कागजात कहाँ है? बशार काफी खैज़ो खजब में था। कूल डाउन मिस्टर बशार, वो कुछ वजूहात की वजह से दरसिला को छोड़ना पड़ा, और न ही हम ऐसी वादा खिलाफी कभी ना करते। असगर पाशा कह रहा था। अनकरीब कोई और तरीका क्या इख्तियार करके हम इस पेपर में दस्तखत करवा लेंगे। आप बेफिक्र रहें, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बशार वार्निंग देती निगाहों से इसे देखता वहां से गया था। ड्यूल, मैंने कहा था ना कि तुम्हें ऐसा मत करो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब वो क्लाइंट आकर धमकी दे गया था। असगर पाशा लाउंज में आते ब्लैक ड्यूल से नाराजगी से गए हुआ, जो फहमीर के साथ टीवी देख रहा था। इसकी हिम्मत किसने हमको आपको धमकी दी? ड्यूल की पेशानी पे बल पड़े थे। बात हिम्मत की नहीं है, बात वादा खिलाफी की है। ऐसा पहले मर्तबा हुआ है। जानते हो, अगर मार्केट में ये बात फैली तो कितनी वैल्यू घटेगी मेरी। असगर पाशा शदीद नाराज हो रहा था इससे। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो तो चालाक मर्सिया तक की मेरे कागजात दस्तखत कराने से पहले अपनी बहन को ले उड़ी। खैर, मैंने कहा था आपसे कि मैं जुगाड़ करवा दूंगा। क्या जुगाड़ करोगे? अब तुम दरसिला इनकी फैमिली की सबसे कमजोर शिकार थी। वैसा शिकार तुम्हें अब कहाँ मिलेगा जिसके जोर पर तुम अपनी बात मनवा सकते हो? असगर पाशा ने तब कर पूछा। मिल चुका है बॉस शिकार। कौन? असगर पाशा की इसकी बात पर हैरान हुआ, जिस पर ब्लैक टूल ने से टीवी की जानिब देखने का इशारा किया, जहाँ न्यूज में एवरीडे न्यू टीच की नई सीईओ को दिखाया जा रहा था। कैमरे लाइट्स की रोशनी में मीडिया इस पर जैसे टूट पड़ी थी। घबराई सी सदफी को सिक्योरिटी वाले हल्का बनाए मीडिया से बचाए उस्मान को छूती कंपनी की जानिब ले जा रही थी। सदफी यूसुफ अदन तकी की वाइफ। क्या जानते हो उसके मुतालिक? जानता तो कुछ भी नहीं हूँ, मगर देख रहा हूँ ये भी काफी बेवकूफ़ी नजर आ रही है। इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ न जाने किस गधे ने इसे बना दिया है। इसे देखकर लगता नहीं है कि ये कंपनी एक घंटे भी संभाल पाएगी। सीईओ को अगवा करके तो आप पूरी कंपनी अपने नाम करा सकते हो। ब्लैक टूल कहता असगर पाशा के मुकाबले उठ खड़ा हुआ। अब सदफी यूसुफ सीईओ है, जानते हो इसकी इर्द गिर्द कितनी सिक्योरिटी होगी, और अब फिर यकीनन अदन तक कि अब अपनी फैमिली को यूं ही हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। जबकि दरसिला के साथ ऐसा हादसा हुआ, असगर पाशा कह रहा था, और दरसिला के नाम पर ड्यूल की बीट मिस हुई। इस जब से दरसिला गई थी तब से हर सेकंड इसका दिल हर धड़कन के साथ दरसिला का नाम ले रहा था। इसकी जिंदगी एक मर्तबा फिर ब्लैक एंड वाइट हुई थी। सीईओ को अगवा करके दस्तखत कराना मेरी जिम्मेदारी है। ब्लैक टूल बेजारी से कहता वहां से जाने लगा। इतने बेजार से क्यों हो रहे हो? मदाम पराल की कॉल आई थी मेरे पास। वो कह रही थी कि तुम इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। असगर पाशा से गहरी नजरों से देखता पूछ रहा था। परियाल मुझे अब इरिटेट कर रही है। वो रुककर नागवारी से कहता बैर की जाने बढ़ गया, और मुझे डर है कि परियाल तुम्हें इस इग्नोरेंस की वजह से नुकसान न पहुंच जाए। असगर पाशा परेशानी से बड़बड़ाया। क्या सदफी यूसुफ जो कम उम्र थी, इतना तजर्बेकार थी, जिसके चेहरे से इत्मीनान का फुकदान झलक रहा था, वो कंपनी को संभाल पाएगी भी या नहीं, जो एशिया की टॉप टेक्नोलॉजीज कंपनी में से एक थी? ये सवाल और इस तरह के मजीद सवाल हर एक की ज़हन और जुबान पे था, सिवाय 4 लोगों को छोड़कर जो उसे नहायत करीब से जानते थे। सदफी यूं ही कंफ्यूज हो रही थी। शायद शुरुआत है, इसलिए इनकी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है। वो अपनी इंजीनियरिंग में हमेशा टॉपर रही है। मार्सियत ने से जब इसकी कोलीग्स ने सवाल किया तो वो पूरे यकीन से मुस्कुराती हुई बोली, खाला जानी यूं ही दिखा रही हैं, वो कुछ नहीं जानती, घबरा रही हैं। इन्हें शरारत करने का काफ़ी शौक है। वो लोगों को हैरानी में डालना पसंद करती हैं। नाज की पूछने पर दरसिला ने बड़े प्यार और फख्र से कहा था, क्या तुम्हारी मासूम वाइफ वाकई कंपनी और इसमें होने वाले शेयर होल्डर की नए हथकंडे संभाल पाएगी, जो इन्हें
सीईओ की पोजीशन से हटाने के लिए की जाएगी। तुम्हें रहना चाहिए था अदन अपनी वाइफ के साथ। फौजान टीवी पर मीडिया की झरमट में घबराई सी सदफी को देखकर अफसोस से कह रहा था, मासूम वो मार्सिया की खाला है, सिर्फ रिश्ते में नहीं इनकी अपनी हरकतों में भी किसी भी तरह मार्सिया से कम नहीं है। एक नंबर की ड्रामा क्वीन है। अगर वो काबिल ना होती तो आजिर भाई कभी भी इसे ये जिम्मेदारी ना सौंपते। अदन कति बेजारी से कह रहा था, वो सब तो ठीक है मगर तुम क्यों इतने बेजार हो? इतनी क्यूट और काबिल वाइफ है तुम्हारी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक तुम ही रह गए थे इसकी मदों में शामिल होने के लिए। वो फुजान को कोरता हुआ कहता वहां से जाने के लिए उठा। कहाँ जा रहे हो? भंगड़ा डालने इसके लिए कि इतनी क्यूट और काबिल वाइफ जो मिली है। अदन जल कर कहता वहां से गया था। और चौथा शख्स अमीर अरसलान था जो बोर्ड मीटिंग में बैठा रियाज तक और इनके बेटों की ख्वान नजरों को कति बाढ़ में चौंकी सदफी को अपनी क्लोज फ्रेंड बताता। अदन तो बोर्ड मीटिंग में था, नहीं सो क्लोज फ्रेंड कहने में हर्ज ही क्या था। इसकी तारीफ में रतबुल इंसान था। वो कह रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं कि सदफी यूसुफ कंपनी को इतना ऊंचाई पर ले जाएगी कि साथ में उस्मान पर पहुंचकर ज़मीन वालों को टाटा बाय बाय करेंगे। और सदफी यूसुफ जिसके मतलब से सारा अमन नई बातें किए जा रहा था, इसका ये हाल था कि जैसे वो एलिस की वनलैंड में आगोसी हो। स्याह हिजाब में मेरून स्टार लिए आंखों पे रेड फ्रेम का गूगल चश्मा लिए हुई थी जो उसे मजीद मासूम और क्यूट बना रहा था, जिसके सबब वो अपनी उम्र से मजीद कम लग रही थी। और चेहरे पर तसरात भी इस तरह के सजे थे जैसे कुछ जानती ही ना हो, आज ही दुनिया में तशरीफ लाई हो। वर्कर्स हैरान निगाहों से अब तक रहे थे। ना तो वो ऑफिस के फॉर्मल सूट में थी और ना ही वो बॉस टाइप की लेडी लग रही थी, बल्कि वो इन सब में सबसे छोटी नजर आ रही थी। वेलकम टू द कंपनी मैम। जब ये खुश शक्ल सा सूट बूट लड़का इसके सामने आया जिसने इसे बुके थमाया। थैंक्स। आजाना मुस्कुराहट लबों पे सजाई कहती बुके लिया। कितनी सादा है मैम, इसने बेसाख्ता सोचा था। मैं आपकी कपिए, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। नाइस। मुस्कुरा कर कहती वो दोबारा इसे बुके थमा गई। सदफी यूसुफ मुबारक हो। तभी सामने से इजाज अहमद आते हुए मुस्कुरा कर बोले, अभी आपको सबसे पहले बोर्ड मेंबर से मिलना होगा। क्या आप तैयार हैं? शुक्रिया सर, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। वही सादा मासूम मुस्कुराहट लबे पर सजा था इसके। सदफी के बोर्ड रूम में दाखिल होने पर सबसे पहले जोशो खरोश से हमीद खड़ा हुआ था। दूसरे लोग ना चाहते हुए भी उठ खड़े हुए थे। इनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि सीईओ के तौर पर इन्हें सदफी कती पसंद नहीं आई थी। इसकी हेडचेयर पर बैठती सबने इसकी तनकीद की। अस्सलाम वालेकुम। सदफी ने बदस्तूर आजिज़ मुस्कुराहट लबों पर सजाए इन सबको सलाम किया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आरिफ तकी साहब ने किसी वजह से एक घरेलू दीनदार लड़की को हमारी सरबराही दे दी। इसे देखकर तो लगता है कि बच्ची ने अभी अभी अपनी स्कूल खत्म की है। सबसे पहले इतराज बुलंद हुआ जिस पर सभी मेंबर ने सर हिलाया सवाए हमीद को छोड़कर। रियाज तकी के लबों पर बड़ी महफूज कुन मुस्कुराहट थी। शुक्रिया शर्जील अख्तर साहब, सदफी ने मुस्कुराते हुए कहा जिसे इसने ये तनकीद बहुत पसंद आई। इसे ना माइंड करता ना देखकर मजीद लोगों को हिम्मत हुई सीईओ की टांग खींचने की। तुम्हें कुछ समझता भी है या नहीं बिजनेस के बारे में? दूसरे किसी बुजुर्ग साहब ने हकारत से पूछा। स्वाय मस्खरी करने की मोहतरमा को कुछ भी नहीं आता। एहसास तक्की ने मजे लेते हुए तंज किया। इतने सारे तंज और तनकीद पर सदफी जैसे अब की मर्तबा बुकलाई थी। इसका चेहरा पीला पड़ा था। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आईटी के मुतालिक कुछ जानती भी हो। और हमें जो अभी तक फूल कर कपा हुआ था इस तरह फंसा हुआ कि हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो भी यकीनी से सदफी को देखे जा रहा था जिसकी कारकर्दगी सिफर नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बोर्ड मेंबर अब मजीद इसे सीईओ की पोजीशन पर नहीं रहने देंगे। सदफी यूसुफ, बोर्ड मेंबर की राय के मुताबिक अब हम तुमको मजीद सीईओ के मकाम पर नहीं दे सकते। रियाज तकी के फतेहाना अंदाज में कहा था जिस पर तमाम बोर्ड मेंबर मुतफिका से सर हिलाया था। जिसे सदफी की दाईं जानिब खड़े इजाज अहमद ने परेशानी से देखा। तुम अब तक किस खुशी में बैठी हो? क्या मजीद बेइज्जत होना है तुम्हें? एजाज ने मुस्कुराते मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था जिस पर इनमें से अक्सर हंसने लगे थे। हाउ पोर्टुगल, कितना अफसोसनाक है ना। इन्हें हंसता देखकर सदफी भी मुस्कुराई और चेयर से उठते हुए बोली। इसकी आवाज बुलंद थी, हर तरह की घबराहट और बुखलाहट से पाक। क्या मतलब? एजाज ने बदस्तूर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा। मैम, इसकी आवाज संजीदा और तनबीह ली हुई थी। आंखों से गूगल उतार कर टेबल पर रखी। अब इसके चेहरे पर सख्त असरात थे। कौन तुम लगती हो? एजाज ने एक मरतबा फिर मजाक उड़ाया और हमीद जो सदफी से मायूस होकर टेबल पर सर डाल गया था, सदफी की बदली आवाज पर सर उठाया। नाउ यू आर फाइट मिस्टर एजाज तकी। अपना हिसाब किताब करके हमेशा के लिए अपना चेहरा कंपनी से गुम करो। अब की मरतबा सर पे अंदाज था इसका। ये तुम क्या कर रही हो लड़की?
रियाज तकी हंसते हुए बोले, जैसे इसे मजाक समझाओ। मैम कॉल मी मैम, क्या आपको अपनी कंपनी से जाना है? एजाज साहब सिक्योरिटी को बुलाएंगे कि इज्जत से एजाज तकी को कंपनी से अलविदा करे। स्पैट खत्मी बुलंद आवाज, जिसमें कतई लचक की गुंजाइश नहीं थी, जिसे सुनकर इन सभी के होश उड़े थे। हैरत से कंग वो सदफी को देखने लगे थे। मैं आपकी नई सीईओ हूँ, कंपनी की सारी पावर अब मेरी मुट्ठी में है। अगर आप में से किसी को कंपनी से दफा होना है तो बोलें। बासी राउंड अंदाज 2% बेलचक अंदाज में कहती सदफी को देखा। हमीद पर जोश हुआ था। मैम आपको कौन सा रंग पसंद है? हमीद ने नहायती अदब से सवाल किया था। अलबत्ता इसकी आंखों से शरारत छलक रही थी। वो रंग जो मुझे देख कर लोगों का उड़ जाता है। इन सब पर एक तनबीह नजर डालती इसने कहा, लड़की ये तुम कैसे कर सकती हो? अब की मर्तबा एयाज तक खड़े होते टेबल पर हाथ मारकर भरे हुए अंदाज में पूछा। एयाज तक साहब, मैं एक मर्तबा फिर कह कर बताऊं कि मैं कैसे कर सकती हूँ? पेशानी पे बल डाले इसने बिगड़े लहजे में पूछा, जिस पर एयाज तक की कंग हुए थे। लड़की ये तुम कैसे कर सकती हो? सदफी ने पेशानी पे बल डाले बिगड़े लहजे में पूछा, जिस पर एयाज तक की कंग हुए थे। एयाज तकी ने रियाज तकी को देखा, जिन्होंने इसे नीचे बैठने का इशारा किया। वो अच्छे से जानते थे कि वो लड़की सरफिरी थी। अब क्या कर गुजरे शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। और किसी को कुछ कहना है? सदफी ने आबरू अचकाए तक लहजे में पूछा, जिसमें तनबीह पोशीदा थी। मैम आप इस तरह कैसे कर सकती हैं? आती किसी को भी कैसे फायर कर सकती? अब की मर्तबा इनके लहजे में अदब से मट आया। जबरदस्ती कैसे? क्या आपको भी करके बताऊं कि कैसे कर सकती हूँ? वो आखिर एहतजाज और सवाल था। इसके बाद सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। बेशक मैं उम्र में सबसे छोटी हूँ, मगर मुझे एक बात बताएं, क्या इल्म और तजुर्बा उम्र का मोहताज होता है? वैसे तो बड़े तजर्बेकार हैं आप लोग, मगर ये नहीं जानते कि अपनी सीईओ खुद से कैसे बात करते हैं। और रही बात मेरी क्वालिफिकेशन की, तो यकीनन मैं आप में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। अब्दुर्रहमान सदफी के कहने के साथ ही अब्दुर्रहमान को इशारा किया, जिसने सदफी के इशारे पर वहाँ मौजूद हर शख्स को एक फ़ाइल थमा रहा था, जिसमें मेरी सारी क्वालिफिकेशन मौजूद है। इसमें अगर आपको कुछ शक हो तो तहकीक करवा सकते हैं। सदफी इन सब के तस्वीरात देख कर कह रही थी, जिनके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था कि वो मुतासिर हो रहे थे। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं किया तो क्या रियाज तकी साहब पर भी नहीं है, जिन्होंने इस कंपनी की बुनियाद डाली और अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर कंपनी को आसमान तक पहुंचाया? और हमें आर्य साहब पर पूरा भरोसा था। सब ने बैग व साथ में जवाब दिया। तो जान ले कि मुझे आर्य साहब ने ऐसी सीईओ बनाया है, यानी आप सब में से इन्हें मुझ पर भरोसा तो आपको भी मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। और अगर मुझे सीईओ की पोजीशन से हटाने के लिए चक्कर चलाएगा तो इनके लिए मेरे पास एक छोटी सी मिसाल है। सदफी संजीदगी और मजबूत लहजे में कह रही थी, जैसे आप बोर्ड मेंबर भी संजीदगी से सुन रहे थे। क्या आपने वॉशिंग मशीन में कपड़ों को चक्कर खाते देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लेना और सीख लेना। जो चक्रों में पड़ता है इसकी धुलाई बड़ी अच्छी सी होती है। इसे साजिश करने वालों के लिए मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। आपके हुलिया सीईओ यानी सदफी यूसुफ की डिक्शनरी के 2 असूल हैं, जिसके दूसरे असूल में गलती की हरगिज़ गुंजाइश नहीं है। टेक माई वर्ड सीरियसली एंड डिसमिस। सख्त बेलचक अंदाज में कहती टेबल से गूगल उठाकर आंखों पे जमाती बड़ी अदा से बोर्ड रूम से निकली थी। इसके पीछे एजाज अहमद और अब्दुर्रहमान थे। अब्दुर्रहमान हैरान सा था। कहाँ तो कुछ देर पहले वो मासूम सी डरपोक हिरनी नजर आ रही थी, जो शिकारियों के दरमियान फंसी हुई। अब वो मासूम डरपोक हिरनी पूरा गेम बदलकर फिर से चेहरे पर मासूमियत तारी कर गई थी। शो ऑफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, ड्रामा क्वीन नहीं तो। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी पर सारा माजरा देखते अदन के लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट उमड़ी थी। गुड जॉब पार्टनर। हमीद भागता हुआ सदफी की पीछे लिफ्ट में घुसा था और इम्प्रेस अंदाज में बोला, बोर्ड मेंबर इम्प्रेस तो नजर आ रहे हैं मगर कन्विंस नहीं। मैं जानती हूँ, इसलिए तो इन्हें कंफ्यूज कर गई। हमीद के कहने पर इसने कहा, इफ यू कैन नॉट कंफ्यूज देम। सदफी ने मुस्कुराते कहा, ओह छा गई तुम तो। वैसे इतनी ज़हीन इससे पहले तो कभी नहीं लगी थी। क्या तुम फायर होना चाहते हो? सदफी ने तिक्की नजरों से देखते पूछा। ओह सॉरी मैम, मैं भूल गया कि अब आप सीईओ हो। हमीद ने जलकर कहा, गुड। अब्दुर्रहमान पहला लफ्ज़ हमीद से कहती वो अब्दुर्रहमान की जानिब मुड़ी। यस मैम। अब्दुर्रहमान अटेंशन हुआ था। क्या भरोसा वो इसे भी फायर कर दे? कल मुझे कंपनी के वर्कर्स की तादाद के बराबर बालून्स और पेन चाहिए। अरेंज करके रखना। मगर क्यों मैम? अब्दुर्रहमान के मुंह से बेसाख्ता निकला था। बलून खेलेंगे। सदफी सादगी से मुस्कुरा कर कहती वापस पलट गई। अपने वर्कर से नहीं मिलोगी? हमीद अब्दुर्रहमान का सदफी के जवाब में होना कोता चेहरा देखकर मुस्कुराता हुआ सदफी से पूछा।
नहीं, बहुत थकी हूँ, अदन की बहुत याद आ रही है। सचवी बेजारी से कहती स्कूटी के हल्के में बैठ गाड़ी की जाने पड़ी थी, जहाँ एक मर्तबा फिर मीडिया इस पर हमलावर हुआ था और हमीद ठंडी सांस लेता खड़ा अदन की खुशकिस्मती के बारे में सोच रहा था, जिसे बिना मेहनत की इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी बन गई थी। और एक वो था जो पिछले 2 सालों से अपनी क्रश के आगे पीछे फिरा था और इसका नंबर तक हासिल नहीं कर सका था। इसने तय किया था कि आज वो कम से कम सेल फोन नंबर तो हासिल कर ही ले रहेगा। हेलो, वो अब कहाँ है? सेल फोन कान से लगाए वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। आज का दिन कैसा गुजरा? कमरे में लैपटॉप लिए दाखिल होती मर्सिया ने सतफी से पूछा, जो कागज पे तिरछी पड़ी सेल फोन पर बिजी थी। बोस, सुबह के बाद से अदन को मैंने अभी तक नहीं देखा, सतफी बेजारी से कह रही थी। मैंने ये पूछा है मजनूना, अदन तकी की सीईओ के तौर पर कंपनी में आपका वक्त कैसा गुजरा? क्या तुमने अदन को देखा? सतफी इस तरह गोई जैसे इसने मर्सिया की बात सुनी ना हो। आपका कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि खाला जानी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है अभी, और तब तक ठिकाने पर नहीं आएगा जब तक वो चाचू को नहीं देख लेती। दरसिला ने चेहरे के सामने से किताब हटाए मार्सिया से कहा, आप हमीद भाई को कॉल करके पूछिए, शायद वो जानते हो। मार्सिया ने कहा, आपकी मर्तबा मुंह बनाकर मशवरा दिया था और बेड पर जाकर लैपटॉप खोलती बैठ गई। सही कहा, सतफी ने कहते हुए फौरन हमीद को कॉल मिलाया। ये कैसे सुनाई देगा आपको? मार्सिया ने जलकर कहा और सतफी को देखा जो हमीद से बात कर रही थी। अदन कहाँ है? क्या तुम जानते हो? तुम, सतफी ने पूछा था और न जाने दूसरी जानिब से हमीद ने ऐसा क्या कहा कि सतफी के चेहरे पर गुस्सा चमका था। मैं आ रही हूँ, गुस्से से कहती इसने सेल फोन ऑफ किया था और साथ ही कमरे से निकली थी। इन्हें क्या हुआ और कहाँ जा रही हैं ये? मार्सिया ने हैरत से दरसिला से पूछा, जो किताब नीचे किए हैरत से लामनी से कंधे अचका गई थी। कहाँ हो तुम? सतफी ने कार नेस्ले रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में पार्क करती सेल फोन पर हमीद से पूछा था। टेबल नंबर 56 पर चले आओ, अदन से नजर बचा कर आना। हमीद की आवाज़ सुनकर वो अंदर की जाने बढ़ गई। रेस्टोरेंट काफ़ी मशहूर था, इसलिए कस्टमर के काफ़ी रश था। हर टेबल फुल थी। टेबल नंबर 56 पर पहुंचते वक्त इसे अदन नजर आया, जिसका रुख इसकी जानिब था, मगर इसकी निगाहें अपने सामने बैठी लड़की पर थी जिससे वो बात कर रहा था। सतफी का ज़हन अदन को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर ही सिलक उठा था। इसे देखने के लिए मरी जा रही थी और मसरूफ़ किसी और लड़की के साथ मसरूफ़ थे। इससे पहले कि वो जलते दिमाग के साथ इनकी टेबल पे जाकर लड़की को चोटी पकड़ कर घसीटती और अदन पर अपने शोर होने का लेप लगाती, इससे पहले हमीद की आवाज़ पर चौंकी। सतफी, इधर आ जाओ वरना अदन देख लेगा। हमीद इसके पास वाले टेबल पर मेन्यू कार्ड से मुंह छुपाए कह रहा था। तुम इधर क्या कर रही हो? ये चुड़ैल कौन है? सतफी अपने खतरनाक इरादों को कैंसिल करती हमीद के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठी। इस चुड़ैल मत कहो, तुम्हारे शोहर ने इसे कॉल करके बुलाया। बेशर्म ना हो तो, एक अदर बीबी है मगर फिर भी लड़कियों के पीछे मंडला रहा है, हमीद ने जले बने अंदाज में कहा था। जबान संभाल कर, मेरे अदन के लिए ऐसे बेहुदा जुमले इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लड़कियां खुद ही इसके पीछे मरती रहती हैं। और ये बताओ, तुम्हें क्यों इतनी मिर्चें लग रही हैं? कौन है ये लड़की? पहला जुमला तन्बी अंदाज में कहते, दूसरा जुमला हमीद को मशकूक नज़रों से देख के अदा किया था। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है, मेरा पहला और आखिरी क्रश, आर्मी डॉक्टर हमना तैमूर, हमीद ने बदफक्री अंदाज में कहा था, जिसे सुनकर सतफी के दिमाग का मीटर पूरा घूम गया। क्या ये चुड़ैल हमना है? इस मरतबा मैंने इसे नहीं छोड़ना। पिछल पैरी मेरे अदन का पीछा ही नहीं छोड़ रही। शोला ज्वाला बनती सतफी ने अमीर के सामने पड़े टेबल में से चिकन फ्राई लीकर निकालती खड़ी होकर खींच कर हमना के सर पर निशाना बांध कर फेंका था, जिसकी पुष्ट इनकी जानिब थी। अदन और इनके दरमियान मजीद एक टेबल हाल था, जिस पर एक कपल बैठी थी। लेग पीस हमना को क्या लगता, वो हमना के मुकाबले बैठे अदन की पेशानी पे जा लगा था। ये क्या कर रही हो मेरी माँ? हमीद पुखलाता हुआ बोला। साथ ही जब इस सतफी ने निशाना चौंक चिकन को अदन की पेशानी पे चिपकता देखा, निचले लब को दांतों में दबाती बुखलाती हुई फौरन नीचे बैठी थी। न सिर्फ नीचे बैठी थी बल्कि टेबल के नीचे मुंह छुपा गई थी। हमीद इसकी काफी की। ये क्या कर दिया तुमने सतफी? अब अदन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमीद घबराए हुए कह रहा था। और इधर अदन को जैसी पेशानी पे लगी चिकन लगी, इसने हैरान होते हुए निगाह उठाकर देखा तो उसे घबरा कर बैठती हुई सतफी दिखी। हैरान होने के बाद इसे सतफी पर जोर का गुस्सा आया था। कौन था? किसने ये घटिया हरकत की? हमना हैरान होती
गुस्से से मुड़कर देखना चाहती थी कि वो उससे रोक गया। वो कोई नहीं, एक बच्चा था जो, चलो छोड़ो इसे, तुम मुझे तफ़सील से वो बताओ जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अदन ने बमुश्किल खुद को शांत रखते हुए हमना से कहा था, ठीक है, मगर देखो तुम्हारी पेशानी पर चिकन का दाग लग गया। हमना कहती टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींचती, हाथ बढ़ाकर अदन की पेशानी साफ करने लगी थी। और इधर ये सीन देखकर हमीद चल उठा था, कमीने दोस्त, अस्तीने के साम दोस्त बिना दुश्मन, तेरे हाथ क्या साफ करने के लिए टूट गए थे? हमीद जान पीस कर कहता, चिकन का बड़ा सा पीस उठाता, बैठ कर ही चिकन अदन पर खींच मारा था। बेचारा चिकन पीस रास्ता बटा कर इनके दरमियान मौजूद कपल की टेबल पर लड़की के कुर्ते पर गिरा था। वो लड़की ने यह हरकत करते हमीद को भी देख लिया था। फिर क्या इसने अपने साथी से कहा, और साथी जब इनके टेबल पर आकर हमीद का कॉलर पकड़ गया था तब हमीद के होश उड़े थे। ये क्या छुछोरी हरकत कर रहा है? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? इस डील डोल सा बंदा ने इस तरह जगह गिरी थी कि वो भाग जा भी नहीं सकता था। वो गलती से वो ऐसा हो गया। हमीद इसके हाथ से अपना कॉलर झटक रहा था, मगर हालत ये थी कि कॉलर ने फट जाना था, मगर इस डील डोल वाले बंदे की मुट्ठी से निकलना नहीं था। मुझे यूं क्यों देख रही हो? बचाओ ना इस बला से। तुम्हें तो कराटे आते हैं ना? अमीर सतवी से धीरे से मनमनाता हुआ बोला, कराटे इंसानों से बचने के वक्त काम आता है, किसी बिगड़े हाथी से बचने के लिए नहीं। सतवी अमीर को देखकर बुरा सा मुंह बनाए कहती, इस शख्स की जाने मुतवज्जो हुई। जाने दीजिए ना सर, माफ कर दीजिए, मेरा भाई थोड़ा पागल है। सतवी ने मुस्कुराकर मासूम सूरत बनाए रिक्वेस्ट की। ओ अच्छा, वो शख्स सतवी को देखकर साकित हुआ था, जैसे इस पर अभी नजर पड़ी हो। चलें ठीक है जी, आप कह रही हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। हमीद का कॉलर छोड़ता वो शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहता, वापस अपनी टेबल की जानिब बढ़ गया था। क्या? हमीद ने आंखें फाड़कर इसे जाते देखा। गद्दा उल्लू का पट्टा, गंजा ना हो तो। हमीद अपना कॉलर ठीक करता दिल की भड़ास निकाले जा रहा था। सतवी मुस्कुराती हुई जले भुने हमीद को देखे जा रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? या अदन की सर्द और स्पष्ट अंदाज पर वो दोनों चौंक उठे और मुड़कर इसे देखा जो उनकी टेबल के सामने पेशानी पर बाल डाल सजाए खड़ा था। आ तो गई सतवी जुस्म तुम काम से, दिल में खुद को मुखातिब करती सतवी ने जोर से हिचकी ली। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अदन की स्पष्ट खुश आवाज पर वो दोनों चौंक उठे, पलट कर इसे देखा जो सर निगाहों से इनकी टेबल के सामने खड़ा इन्हें तक रहा था। तुम तो गई सतवी, अब जोर से हिचकी लेते सतवी ने दिल में खुद को मुखातिब किया। अदन इन्हें सर नजरों से देखता पलट गया। वो दोनों इसके पीछे पीछे मुंह लटकाए चल रहे थे। जब पार्किंग एरिया में जाकर वो रुक कर हमीद के जाने मुड़ा। तुम्हें याद होगा हमीद कि मैंने तुमसे कहा था, अगर मेरी दोस्ती तुम्हें अजीज होगी तो तुम मेरी लाइफ से दूर होगे, मगर तुम मेरी दोस्ती शायद इतनी पसंद नहीं है, इसलिए हमारी दोस्ती यहाँ पर ख़त्म होती है। स्पेट अंदाज में हमीद से कहता सतवी पर निगाह डाले बगैर वो गाड़ी में जा बैठा था और जन से इसकी कार इनके करीब से गुजरी थी। ये यूं कौन करता है? बरसों की दोस्ती को जरा सी बात पर कौन तोड़ता है? हमीद सदमे में नजर आ रहा था। सॉरी अम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सतवी अफसोस से कहती अपनी कार की जानिब भागी थी। आई सॉरी। अदन कमरे में दाखिल होती ही अदन इसके बेड पर बाजू चेयर पे रख के सोया नजर आया। खौफ से धड़कते दिल के साथ सतवी ने करीब जाकर माफी मांगी थी, मगर अदन की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सतवी ने डरते डरते इसके बाजू को हिलाया। अब की मर्तबा अदन झटके से इसका हाथ झटकता स्प्रेड नजरों से देखा था। सॉरी? किस लिए सॉरी कर रही हो, जब फिर कल से तुम्हें यही सब दोहराना है? वो झटके से उठता इसके मुकाबले खड़ा होकर सर लेते में बोला। सतवी बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई। हमीद की कोई गलती नहीं थी, इसलिए बहुत परवाह है तुम्हें दूसरों की, इतनी परवाह तो कभी मेरी भी नहीं की। अदन के तन ने अब की मर्तबा सतवी को दिली चोट पहुंचाई थी। तुम्हारी बचकाना बिना सोचे समझे की जाने वाली हरकतें और बकवास मुझे इरिटेट और शर्मिंदा करती हैं। अब तुम एक सीईओ बन चुकी हो और अभी इस तरह की हरकतें करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब तुम भाईजान की मेहनत को मट्टी में मिला दोगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम कंपनी को छोड़ दो।